The place, the thing, wherein I will catch the conscience of the king. Assalamualaikum, hello wonderful literature lovers, fans. I hope you're thriving today and feeling fantastic. आज के इस वीडियो लेक्चर लेसन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का मोस्ट फेमस प्ले जो कि है हैमलेट। नाम बहुत सुना है, कहानी भी हमने कहीं ना कहीं सुन रखी है, लेकिन आज जिस अंदाज में हम इस कहानी को समझने जा रहे हैं, जिस अंदाज में आज आप कैरेक्टर्स को याद करेंगे, आपके माइंड में कैरेक्टर्स छप जाएंगे, पूरी की पूरी कहानी और इस हैमलेट ट्रेजेडी से जुड़ी हुई टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। विलियम शेक्सपियर का सबसे मोस्ट फेमस अगर कोई काम है ट्रेजेडी प्ले में, वो हैमलेट है, जो कि 1600 के आसपास लिखा गया। कहा जाता है 1600 या 1601 में ये काम इसने किया था। तो यहाँ एक सवाल आपका मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में सबसे पहले हैमलेट क्यों पढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सिलेबस का ज्यादातर ये हिस्सा होता है, यानी कि हर सिलेबस में हैमलेट आपको जरूर नजर आएगा। मोरओवर रिटन टेस्ट हो या इंटरव्यू हो, हैमलेट से सवालात जरूर आते हैं। हैमलेट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये इंसान के दिमाग की एक ऐसी जंग है जो कि सोच और एक्शन के दरमियान होती है। आज आप हैमलेट को इस अंदाज और वे में समझोगे कि आपको इसकी तारीख, कब लिखा गया, क्यों और कहां लिखा गया, मींस इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि हम हैमलेट को एक एग्जाम कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी की तरह समझने जा रहे हैं। हैमलेट की फुल स्टोरी आपको चुटकियों में समझ आ जाएगी। तमाम तर कैरेक्टर्स आपके जहन में ऐसे छप जाएंगे जैसे पता नहीं आपने कितने सालों से इस पर मेहनत कर रखी। प्रिंस हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, इसकी सेंट्रल थीम्स क्या थी, इसका ट्रेजिक हीरो, इसमें मेन विलन, मजीद मेटा थिएटर वगैरह क्या होता है, माउस ट्रैप क्या होता है और द मर्डर ऑफ गोंजागो ये क्या चीज थी, ये क्या प्ले था, और हैमलेट से जुड़ी तमाम तर जितनी इंफॉर्मेशन कहीं इंटरव्यू या एग्जाम पेपर में आ सकती है, वो तमाम की तमाम हम इस वीडियो लेक्चर लेसन में कवर अप करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो लेक्चर लेसन की तरफ चलते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का यूजफुल वीडियो कंटेंट बआसानी मिल सके। तो लेट्स गो अहेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर करने चाहिए इस पूरे ड्रामा के जितने कैरेक्टर्स हैं उनके आपस में क्या रिलेशंस हैं। उनको क्लियर करने के बाद हम कहानी की तरफ आते हैं। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का सबसे मशहूर ट्रेजेडी है, जो तलवार से ज्यादा दिमाग की और खून से ज्यादा सोचने की है। मतलब शेक्सपियर के तमाम ट्रेजेडी प्लेस के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई सोचता है, परेशान होता है, वो हैमलेट ही है। हैमलेट 1600 से 1601 के दरमियान लिखी गई ट्रेजेडी प्ले है, जब इंग्लैंड में रिनाइसेंस पीरियड चल रहा था। ये वो वक्त था जब लोग सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सोच, रीजन और साइकोलॉजी पर तवज्जो देने लगे थे। इसीलिए हैमलेट सिर्फ बदला, रिवेंज लेने वाला हीरो नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट थिंकिंग मैन था। इस ड्रामे का सबसे बुनियादी सवाल यह है, क्या बदला लेना आसान है या माफ कर देना? और अगर इंसान ज्यादा सोचने लग जाए तो क्या वो कोई एक्शन ले पाता है या नहीं? हैमलेट को अपने बाप के कत्ल का बदला लेना होता है, लेकिन इसकी सोच इसके हाथ को रोक लेती है और यहीं से ट्रेजेडी शुरू होती है, यानी रिवेंज वीएस थिंकिंग, यानी रिवेंज वर्सेस थिंकिंग। क्योंकि शेक्सपियर के पहले के हीरोज बदला, रिवेंज फौरन से लेते हैं और वो कभी भी डिले नहीं करते या उनकी सोच उन पर हावी नहीं हो पाती। लेकिन हैमलेट सोचता है, अपनी रूह का मुहासबा करता है और हर फैसले पर सवाल उठाता है। इसीलिए हैमलेट सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक केस स्टडी बन जाता है। तो आइए अब हम इस प्ले का सेंट्रल थीम देखते हैं, उसके बाद हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इसकी जो सेंट्रल थीम है उसमें सबसे पहले आता है रिवेंज, डिले इन एक्शन, अपीयरेंस वीएस रियलिटी एंड करप्शन। अब आपने देखा कि सेंट्रल थीम हमारे पास क्या है, रिवेंज यानी कि बदले की आग, डिले इन एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचना, उस पर ओवर थिंकिंग करना, फिर अपने एक्शन को डिले कर देना अपनी सोच की वजह से। अपीयरेंस वीएस रियलिटी, यानी कि इंसान दिखा कुछ रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है। और करप्शन के आया पावर की हवस इंसान से क्या क्या हरकतें करवा देती है। तो देखें यहाँ पर ट्रेजिक प्ले के अंदर हमेशा ट्रेजिक हीरो होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर आपको बताया था। और उस ट्रेजिक हीरो की कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ होता है
जिसे हम हेमेटिया कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा ऐब जो कि इंसान को उसके मौत के घाट उतार दे, ठीक है ना, या फिर उसको डाउनफॉल की तरफ ले आए। तो ऐसे ही हैमलेट के अंदर भी कोई ना कोई ट्रेजिक हीरो होगा, ठीक है, उसका ट्रेजिक फ्लॉ होगा। तो यहां पर हमारे पास प्रिंस हैमलेट जो है ये हमारा ट्रेजिक हीरो है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, यहां पर हम इसको लिखते हैं प्रिंस हैमलेट कौन है, ट्रेजिक हीरो, इस पूरी कहानी का ट्रेजिक हीरो है। और ट्रेजिक हीरो के अंदर ही कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसे हमेशा कहते हैं। तो इसकी हमेशा भी होगी जाहिर है। तो इसकी हमेशा क्या थी, इनडिसीजन, ठीक है, डिले इन एक्शन, ओवर थिंकिंग। मैं आपको बता दूं कि प्रिंस हैमलेट थिंक्स टू मच अबाउट टाइनी इश्यूज, यानी छोटे छोटे इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करते करते फिर कोई अच्छा डिसीजन ना लेना बल्कि इनडिसीजन करना, कोई ऐसा गलत फैसला करना जिसकी वजह से उस कहानी के अंदर ट्विस्ट भी आता है और कहानी में तबाही भी देखी जा सकती है। आप कहानी में तबाही भी देखेंगे, तमाम चीजें मैं आपको कवर अप कराऊंगा, आपको इस अंदाज में कहानी सुनाऊंगा कि आपके जहन में ये कैरेक्टर्स भी छप जाएंगे, सेंट्रल आइडियाज, सेंट्रल थीम्स वगैरह तमाम चीजें आपके जहन में हैमलेट के अबाउट। और जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं सब इस वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं इनडिसीजन, ओवर थिंकिंग, ठीक है। ये ट्रेजिक हीरो है और इसका ये क्या है, हमेशा, इसको ऐसे याद रखें आप, ये दोनों इसकी क्या है, हेमेटिया, हेमेटिया है ये दोनों इसकी। और ऐसा नहीं है कि जो हमारा ट्रेजिक हीरो होगा उसमें हेमेटिया ही देखी जा सकती है, उसमें फेटल फ्लॉज ही होंगे, नहीं, बल्कि उसमें गुड क्वालिटीज भी होगी। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ट्रेजेडीज जो शेक्सपियर ने लिखी है उनकी खास बात यह है कि उसके तमाम ट्रेजेडी प्ले के अंदर ट्रेजिक हीरो कोई ना कोई नोबल पर्सन होता है, यानी कि कोई बड़ा इंसान होता है, चाहे वो कोई जनरल होगा या किंग होगा या प्रिंस होगा, ठीक है। कोई आम आदमी जो है इसकी ट्रेजेडीज के अंदर आप नहीं देखेंगे। तो ऐसे ही हैमलेट के अंदर जो प्रिंस हैमलेट है ये डेनमार्क का प्रिंस है, ये शहजादा है, तो ये एक प्रोमिनेंट फिगर है वहां का। ओके लिटरेचर फ्रेंड्स, एक बात यहां पर आपको याद रखना बेहद जरूरी है कि अगर कभी भी किसी रिटन टेस्ट पेपर में या इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल किया जाए कि भाई साइकोलॉजी प्ले कौन सा है शेक्सपियर का, तो वो हैमलेट ही है, क्योंकि हैमलेट को एक साइकोलॉजी प्ले के नाम से भी याद किया जाता है, ठीक है। सो यहां मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप अपनी कॉपीज में नोट करें, या ऐसे लिखते हैं हैमलेट एज अ साइकोलॉजी प्ले, हैमलेट एज अ साइकोलॉजी प्ले। हैमलेट को साइकोलॉजी प्ले कहने की वजह यह है कि रेनाइसेंस का पीरियड था, लोग सिर्फ एक्शन नहीं लेते थे बल्कि उससे पहले सोचा करते थे, ठीक है, किसी भी बात का रीजन ढूंढा करते थे और एक सवाल उठाते थे कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो इसी वजह से साइकोलॉजी प्ले से कहा जाता है, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर मॉरल कंफ्यूजन भी आप देखेंगे और मेंटल स्ट्रगल भी देखेंगे, इसी वजह से इसे साइकोलॉजी प्ले कहा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग वे में पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले आप कैरेक्टर्स को समझ लें ताकि आपको कहानी सुनने में मजा आए और आपके जहन में तमाम कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से छप जाए, याद हो जाए। सबसे पहले आ जाता है बेटा हमारे पास किंग हैमलेट। ये डेनमार्क का बादशाह है, प्रिंस हैमलेट का बाप है, क्वीन गर्ट्रूड का शोहर है, ठीक है। इसका एक भाई है जिसका नाम क्लॉडियस है, वो बाद में बादशाह बनेगा। पूरी कहानी जो है इन दोनों की वजह से ही शुरू होती है, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंस हैमलेट की। ये डेनमार्क का शहजादा है, यानी कि किंग हैमलेट का बेटा है, क्वीन गर्ट्रूड इसकी मां है और क्लॉडियस जो कि इसका चचा है, तो ये इसका भतीजा हो गया, ये आप याद रखें यहां तक। उसके बाद हम आते हैं क्वीन गर्ट्रूड की तरफ। क्वीन गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की बीवी है, इसी वजह से क्वीन है, बाद में ये किंग क्लॉडियस की भी बीवी बन जाएगी, कहानी के अंदर हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, किंग गर्ट्रूड वाइफ ऑफ किंग हैमलेट एंड क्लॉडियस, यानी कि हैमलेट की पहली बीवी है किंग हैमलेट की और क्लॉडियस की सेकंड वाइफ ये बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वीन गर्ट्रूड की, यानी किंग हैमलेट की बीवी, तभी ये क्वीन है, प्रिंस हैमलेट की मां। उसके बाद हम बात करते हैं किंग क्लॉडियस की, जो कि किंग हैमलेट का भाई है और प्रिंस हैमलेट का चचा है, यानी कि जब ये किंग हैमलेट मरेगा तो फिर यह क्लॉडियस यानी इसका जो भाई है ये बादशाह बन जाएगा, इसी वजह से इसको किंग क्लॉडियस और क्वीन से ये शादी करेगा, यानी कि अपने भाई की बीवी से, अपनी भाभी से, तो अपने भाई की वफात के बाद ये शादी करता है। प्रिंस हैमलेट का स्टेप फादर यानी सुतेला बाप बन जाएगा किंग क्लॉडियस। और एक बात इस किंग क्लॉडियस के बारे में आपने याद रखनी है कि कहानी का मेन विलन जो है वो किंग क्लॉडियस है, कहानी का ये याद रखें मेन
विलन जो है वो किंग क्लॉडियस है, जो कि किंग हैमलेट की वफात के बाद डेनमार्क का नया बादशाह बनता है। उसके बाद हम बात करें पोलोनियस और उसकी फैमिली के बारे में। पहले पोलोनियस के बारे में समझे। पोलोनियस जो है वो खास एडवाइजर है और मिनिस्टर है क्लॉडियस का, ठीक है, किंग हैमलेट का नहीं है। ये किंग हैमलेट के दौर में सिर्फ और सिर्फ जो है एक दरबारी होता है, लेकिन क्लॉडियस के दौर में ये खास मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसके पीछे भी बड़े छुपे हुए राज हैं, ये मैं आगे कहानी में आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर पोलोनियस की फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो इसके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी का नाम ओफेलिया होता है, जो कि प्रिंस हैमलेट की लवर होती है, ठीक है, और बेटे का नाम लायर्टीज है, जो कि फ्रांस के अंदर या तो काम की वजह से गया हुआ होता है या पढ़ाई करने गया हुआ होता है, ठीक है। तो ओफेलिया जो है वो डॉटर है पोलोनियस की, प्रिंस हैमलेट की लवर है। लायर्टीज जो है वो सन ऑफ पोलोनियस यानी पोलोनियस का बेटा है और ये ओफेलिया का भाई है। अच्छा, नंबर 8 पर अगर सबसे ज्यादा कोई कैरेक्टर अहमियत रखता है ना इस पूरी कहानी के अंदर, तो वो है होरेशियो, क्योंकि ये नरेटर ऑफ द स्टोरी है। अगर होरेशियो नहीं होगा तो समझिए ये कहानी आज हमारे यहां नहीं पहुंच पाती। होरेशियो नरेटर ऑफ द स्टोरी है और बेस्ट फ्रेंड होता है प्रिंस हैमलेट का। तो आई होप कि आपको ये कैरेक्टर समझ आ गए होंगे, इनके तमाम रिश्ते रिलेशंस आपस में समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं असल कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है डेनमार्क के शहर एल्सिनोर से, जहां रात के वक्त एक बहुत ही डरावना और अजीबोगरीब वाकया पेश आता है। किंग हैमलेट के महल के चारों तरफ अंधेरा गुपगाप और सन्नाटा ही सन्नाटा हो रहा होता है। गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे होते, अचानक इन्हें एक भूत नजर आता है। ये डरावनी बात यह होती है कि डेनमार्क का किंग कुछ ही दिन पहले वफात पा जाता है और ये भूत हूबहू उसी की शक्ल का होता है। दुनिया की नजर में ये मौत फितरी मौत यानी नेचुरल डेथ ही होती है, लेकिन सच यहाँ पर सबकी नजरों से छुपा हुआ होता है। और शायद ये राज ही रह जाता अगर किंग हैमलेट की वाइफ क्वीन गेर्ट्रूड अपने देवर किंग क्लॉडियस से शादी नहीं करती और किंग क्लॉडियस डेनमार्क का नया किंग नहीं बनता। अब यहाँ पर किंग क्लॉडियस गेर्ट्रूड से जब शादी कर लेता है तो प्रिंस हैमलेट, जो कि किंग हैमलेट का बेटा है, इसको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है। वो बहुत ज्यादा गमज़दा होता है, उसको ये सब बहुत अजीब लगता है। लेकिन बेचारा प्रिंस हैमलेट करता भी तो क्या करता, एक तरफ बाप की मौत का सदमा, दूसरी तरफ माँ का अपने ही देवर से यानी कि प्रिंस हैमलेट के चचा क्लॉडियस से शादी कर लेना और क्लॉडियस का फिर किंग बन जाना, ये सब मिलकर प्रिंस हैमलेट को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, क्योंकि वो अपने बाप की मौत के गहरे सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि एक और सदमा उसकी माँ ने क्लॉडियस से शादी करके उसे दे दिया था। और प्रिंस हैमलेट की यहाँ रातों की नींदें हराम हुई पड़ी थी और किंग क्लॉडियस वहां पर मखमल के बिस्तर पर आराम से सो रहा था। इसी दौरान किला एलिजनोर के गार्ड्स पेट्रोलिंग करते हुए एक ऐसा डरावना मंजर देख लेते हैं कि मरहूम किंग हैमलेट, जो कि कुछ हफ्तों पहले ही इस दुनिया फानी से रुखसत हुआ था, उसका घोस्ट वहां पर अपीयर हो रहा है। और ये बात पूरे शाही महल और डेनमार्क में फैल जाती है और प्रिंस हैमलेट इस बारे में खासा परेशान होता है और फैसला करता है कि मैं घोस्ट से खुद जाकर मिलूंगा। और रात के उसी पहर महल के बाहर जाकर अकेला तन्हा खड़ा हो जाता है ताकि घोस्ट से मिल सके, उसे देख सके और जान पाए कि आखिर क्या वजह है। बस रात का वो पहर होता है और भूत अपीयर हो जाता है। प्रिंस हैमलेट जब उस भूत को देखता है तो वो बहुत हैरान होता है कि ये तो घोस्ट हूबहू उसके बाप किंग हैमलेट के जैसा ही था। तो वो उससे बात करने आगे बढ़ता है। घोस्ट से प्रिंस हैमलेट बात करता है तो वो बताता है कि मैं तुम्हारा बाबा किंग हैमलेट हूँ और बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। वो अपने बेटे प्रिंस हैमलेट से पूछता है कि बेटा क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी मौत नेचुरल फितरी मौत थी? तो प्रिंस हैमलेट जवाब देता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं खासा परेशान हूँ, आप ही मुझे बताइए क्या हुआ था। तो किंग हैमलेट अपने बेटे प्रिंस हैमलेट को बताता है कि मेरे बेटे, मेरी मौत नेचुरल डेथ नहीं बल्कि मेरा मर्डर किया गया है और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि मेरा ही अपना भाई क्लॉडियस है, जिसने बादशाह बनने के चक्कर में और मेरी बीवी क्वीन गेर्ट्रूड से शादी करने के चक्कर में मेरे कान में जहर डाल डालकर मुझे मौत के घाट उतार दिया था। ये बात सुनकर प्रिंस हैमलेट शौक पे चला जाता है। घोस्ट अब कहता है मेरा बदला लो और अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना।
बस यहीं से शुरू होता है मिशन ऑफ रिवेंज। कहानी का सबसे अहम हिस्सा, अहम पार्ट, मिशन ऑफ रिवेंज। यहाँ पर प्रिंस हैमलेट बड़ा कश्मकश का शिकार होता है और उसके जहन में कई सवालात जन्म ले रहे होते हैं कि क्या घोस्ट सच बोल रहा है या फिर ये शैतान की कोई चाल है, और क्या कत्ल करना सही होगा या नहीं। फिर प्रिंस हैमलेट यहाँ पर एक जबरदस्त चाल चलता है और पागल बनने का ड्रामा करता है ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो, क्योंकि बदला लेना भी जरूरी है और कत्ल करना गुनाह भी है। तो वो अपने शक को दूर करने के लिए एक ड्रामा अरेंज करता है। तो बच्चों, यहाँ कहानी को मैं थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगा। एक चीज आपको यहाँ पर नोट करना बेहद जरूरी है। याद रखिएगा कि हैमलेट खुद क्या है, एक ट्रेजेडी प्ले है। हैमलेट के अंदर भी एक प्ले यानी किया जा रहा है प्रिंस हैमलेट के जरिए। तो आप प्ले विद इन द प्ले, ये जो एक टर्म है इसके लिए यूज किया जाता है मेटा थिएटर। तो अगर कभी भी आपसे ये सवाल हो कि व्हाट इज मेटा थिएटर, तो आप बता सकेंगे कि प्ले विद इन द प्ले, यानी किसी प्ले के अंदर भी एक और प्ले दिखाया जा रहा हो तो हम उसे कहते हैं मेटा थिएटर, प्ले विद इन द। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो हमारे पास हैमलेट है। हैमलेट प्ले के अंदर एक प्ले दिखाया गया था, उस प्ले का नाम था द मर्डर ऑफ गोंज़ागू। ये जो है ये एक प्ले है जो कि मेटा थिएटर की बेस्ट एग्जांपल है। बेटा, अगर मैं इस प्ले के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो वो ये है, द मर्डर ऑफ गोंज़ागू के अंदर एक किंग को सोते हुए दिखाया जाता है और उस किंग के कान में जहर डालकर उसका कत्ल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से क्लॉडियस ने अपने भाई किंग हैमलेट को कत्ल किया था। इस प्ले को हैमलेट ने खुद नाम दिया था, बेटा ये याद रखें, द माउस ट्रैप। ये जो है द मर्डर ऑफ गोंज़ागू का दूसरा नाम है, यानी कि ये तो प्ले है, ठीक है, लेकिन हैमलेट ने जो इसको नाम दिया था द माउस ट्रैप दिया था, उसकी वजह क्या थी बेटा वो भी जान लो, क्योंकि इसका मेन पर्पस और मकसद था क्लॉडियस के रिएक्शंस को जानना और ट्रूथ को ड्रामे के जरिए एक्सपोज करना। द माउस ट्रैप हैमलेट ने इसको इसी वजह से नाम दिया था क्योंकि इस तरह के ड्रामास जब किए जाते हैं कि एक सिचुएशन को छुपाया जा रहा हो, एक हकीकत को छुपाया जा रहा हो, लेकिन उस हकीकत को आप रिवील करना चाहते हो और सामने वाले के जिसने वो हरकतें की हैं उसके रिएक्शंस को नोट करना चाह रहे हो, आया ये चीज ऐसे है या नहीं है। फिर क्या होता है कि सेम एज इट इज सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उसी तरह के कैरेक्टर्स रखे जाते हैं, वही सीन प्ले जब उस बंदे के सामने किया जाता है तो उसके रिएक्शंस कुछ और होते हैं, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो यहीं से हमारा ट्रूथ रिवील हो जाता है कि आया ये जो बात है सच थी या झूठ थी। तो आई होप आपको मेटा थिएटर के बारे में भी पता लग गया होगा। प्ले विद इन द प्ले, कौन सा प्ले किया था हैमलेट ने, उसका नाम आपको पता लग गया है, और आपको माउस ट्रैप के बारे में भी पता लगा कि माउस ट्रैप इसने नाम इसको क्यों दिया था और इस तरह के प्लेस क्यों करवाए जा रहे थे। तो आइए अब हम दोबारा अपनी कहानी की तरफ आते हैं। तो जैसा कि प्रिंस हैमलेट यहाँ पर एक ड्रामा अरेंज करता है और सबको जबरदस्ती उस ड्रामे को दिखाने के लिए बिठाता है, और ये जो ड्रामा अरेंज किया जा रहा था प्ले का नाम था द मर्डर ऑफ गोंज़ागू, और ये एक माउस ट्रैप था, यानी कि मेटा थिएटर के अंदर माउस ट्रैप का ये ड्रामा था जिसके अंदर सेम एज इट इज वही कहानी शो की जाएगी जो कि क्लॉडियस ने किंग हैमलेट के साथ किया था। तो यही सब दिखाता है प्रिंस हैमलेट उस ड्रामे के अंदर, दिखाता है कि एक बादशाह सो रहा है, उसका एक दुश्मन उसके कान में आकर जहर टपकाता है और बादशाह की मौत हो जाती है। यानी इस तरह का पूरा प्ले वो अरेंज करता है, सबको बिठा रखा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉडियस के रिएक्शंस नोट करना चाह रहा होता है, और जो वो कश्मकश का शिकार होता है उसे दूर करने के लिए, अपने शक को दूर करने के लिए ये सब कर रहा होता है। तो बस फिर वही होता है जिसका उसको बेताबी से इंतजार था। जब ड्रामा चलता है तो क्लॉडियस बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे बेचैनी होती है और वो अचानक से उठकर चला जाता है। तो बस यहीं से प्रिंस हैमलेट को यकीन हो जाता है कि घोस्ट सच कह रहा था और क्लॉडियस ने ही उसके बाप किंग हैमलेट का कत्ल किया। हैमलेट के लिए ये सच बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। बाप के कत्ल का बदला भी लेना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग उसके हाथों को रोक रहा होता है और वो फौरन से एक्शन लेने से गुरेज करता है, अपने आप को पागल शो करता है ताकि लोग उसे जहनी मरीज समझे और किसी को उसके ऊपर शक भी ना हो। कुछ ही देर बाद वो महल में टहल रहा होता है कि चचा क्लॉडियस के रूम के पास से उसका गुजर होता है, तो वो देखता है कि किंग क्लॉडियस इबादत में मसरूफ है और ये एक बेहतरीन मौका होता है कि प्रिंस हैमलेट एक खतरनाक वार करके क्लॉडियस का कत्ल कर दे और अपने बाप के कत्ल का रिवेंज ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रिंस हैमलेट सोचता है कि अगर मैंने इसको अभी कत्ल कर दिया और वो गुनाहों की माफी के साथ मर गया तो मेरा कत्ल करना तो बेसूद बेफायदा हो जाएगा, तो वो इस बार डिले कर देता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना अपनी माँ गर्ट्रूड से जाकर मैं बात करूं इस वाकये के बारे में। तो वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल होता है, बात करना शुरू ही होता है कि अचानक उसे महसूस होता है कि पर्दे के पीछे से कोई उसकी बातें सुन रहा है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर ये क्लॉडियस ही होगा।
प्रिंस हैमलेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि क्या बातचीत करना रखी है, ये अच्छा मौका है, इसको यही कत्ल कर देता हूं। जोरदार अपनी तलवार से वार करता है पर्दे के पीछे, और जब पर्दा हटाकर देखता है तो क्या देखता है कि वो क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस, जो कि क्लॉडियस का मुशीर खास था, एडवाइजर था, उसकी महबूबा का बाप प्रिंस हैमलेट के हाथों बेमौत मारा जाता है। और ये सब एक गलती की वजह से होता है, लेकिन इस कत्ल के अब बहुत ज्यादा गहरे असरात पड़ने वाले थे। ये खबर शाही महल पूरे डेनमार्क के अंदर आग की तरह फैल जाती है। और जब ओफेलिया तक ये खबर पहुंचती है कि प्रिंस हैमलेट ने उसके बाप को, यानी कि प्रिंस हैमलेट से तो ये बड़ी मोहब्बत करती थी ना, और प्रिंस हैमलेट अपने बाप की मौत के बाद से ओफेलिया से वो मोहब्बत नहीं कर रहा था, उसे बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहा था। पहले ही ओफेलिया प्रिंस हैमलेट की इन हरकत की वजह से परेशान थी। सोने पे सुहागा प्रिंस हैमलेट के हाथों ओफेलिया का बाप पोलोनियस कत्ल हो जाता है। ये खबर सुनते ही वो जहनी तौर पर टूट जाती है, वो एक गहरे ट्रोमा से गुजरती है, पागल हो जाती है, अजीब अजीब से महल में गाने गाने लगती है, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है। मींस उसका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग उसका पलट जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिंस हैमलेट पहले ही उसे दिमागी तौर पर बहुत डिप्रेशन दे चुका था। मजीद ये कि उसके बाप की मौत, यानी कि एक कत्ल, वो भी फिर उसके महबूब प्रिंस हैमलेट के हाथों, ये सोचकर वो पागल हो जाती है और आखिर में ओफेलिया कहीं पानी में डूबकर मर जाती है। अब यहाँ इन दोनों मौतों की खबर पहुंचती है फ्रांस में पोलोनियस के बेटे लेयटीज तक। लेयटीज जब सुनता है कि मेरे बाप को प्रिंस हैमलेट ने कत्ल कर दिया और मेरी बहन इस गम में पागल होकर, दीवानी होकर, डूबकर पानी में मर गई है, तो फ्रांस से वो गुस्सा और बदले की आग में जलता हुआ आता है। प्रिंस हैमलेट को इन दोनों मौतों का जिम्मेदार ठहराता है और प्रिंस हैमलेट से अब उसे बदला लेना होता है। बस इस तमाम सिचुएशन का फायदा उठाता है यहाँ पर किंग क्लॉडियस। वो सोचता है कि प्रिंस हैमलेट पहले ही मेरे खून का प्यासा हुआ पड़ा है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। वो लेयटीज के साथ मिलकर प्रिंस हैमलेट के कत्ल का मंसूबा और प्लान तैयार करता है। प्लान ये होता है कि लेयटीज की जो तलवार होगी वो जहर आलूद कर दी जाएगी और वहां पर शराब का एक प्याला भी रखा जाएगा जिसमें जहर मिला हुआ होगा। और प्रिंस हैमलेट चाहे तलवार लगने से मरे, चाहे वो प्यास लगने पर वो प्याला पीने से मरे, इन दोनों से ही वो काम प्रिंस हैमलेट का उतारना चाहते थे। लेकिन उनकी मंसूबाबंदी के खिलाफ तमाम चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर लेयटीज और प्रिंस हैमलेट के दरमियान एक फेंसिंग मैच तैयार किया जाता है, दोनों के बीच फाइट को अरेंज किया जाता है। क्लॉडियस सामने बैठा हुआ होता है और यहाँ पर क्वीन गेर्ट्रूड जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में होती है कि मेरा बेटा मारा ना जाए। इसी टेंशन में वो जहर वाला प्याला उठाकर पी जाती है और क्वीन गेर्ट्रूड की यहाँ पर मौत वाक़ई हो जाती है। दोनों प्रिंस हैमलेट और लेयटीज लड़ रहे होते हैं। ये दोनों लड़ रहे होते हैं कि लेयटीज को अपनी ही तलवार से जख्म लग जाता है। सिर्फ इसको बल्कि प्रिंस हैमलेट को भी उस तलवार से जख्म लगता है। लेकिन जहर सबसे पहले अपना काम लेयटीज पर दिखाता है। उसका आखिरी वक्त चल रहा होता है, वो प्रिंस हैमलेट को बुलाता है और सब सच बता देता है कि किंग क्लॉडियस ने मेरी तलवार में जहर लगवाया था ताकि मैं तुम्हें कहीं भी छोटी सी भी चोट मारूं तो ये जहर तुम्हारा काम उतार दे। और मजीद इसने प्याले में, जिस प्याले को आपकी माँ पीकर मरी है, आपकी माँ का कातिल भी यही है। किंग क्लॉडियस मेरी मौत का भी जिम्मेदार और आपकी माँ की मौत का भी जिम्मेदार है। आपको मौत के घाट उतारने के लिए क्लॉडियस ने और भी मजीद चालें तैयार कर रखी हैं। और यहीं पर लेयटीज बताते बताते दुनिया फानी से रुखसत हो जाता है। प्रिंस हैमलेट को इतना गुस्सा आता है, वो इतना जज्बाती हो जाता है, लेकिन होता पूरे होश में है। तलवार उठाकर उठता है, किंग क्लॉडियस की तरफ तेजी से बढ़कर एक जोरदार वार करता है और किंग क्लॉडियस को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। अब यहाँ पर प्रिंस हैमलेट को लेयटीज की स्वार्ड जो कि जहर से भरी हुई थी उससे जख्म लगे थे, वो चाहता तो अपना इलाज करा सकता था, लेकिन उसको अपने बाप की रूह से किया हुआ वादा याद होता है। क्योंकि उसका बाप कहता है कि किंग क्लॉडियस को कत्ल कर दो, मेरा बदला लो, लेकिन अपनी माँ को नुकसान नहीं होने देना, अपनी माँ को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसे ये वादा याद रहता है। वो सोचता है कि मैंने अपने बाप के वादे को पूरा नहीं किया तो मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा। तो यहाँ पर प्रिंस हैमलेट के जब आखिरी लम्हात चल रहे होते हैं तो वो अपने एक वफादार और सच्चे दोस्त होरेशियो को बुलाता है और कहता है जो कुछ हुआ दुनिया को सब कुछ सच बता देना मेरे प्यारे दोस्त। और हैमलेट मर जाता है।
कहानी का एंड होता है डेनमार्क के शहजादे की मौत पर और एक करप्ट बादशाह के खात्मे पर। तो प्यारे बच्चों, हेमलेट हमें ये सिखाता है कि ज्यादा सोचना एक्शन को रोक देता है और ज्यादा अंधी जल्दबाजी तबाही ला सकती है, जैसा आपने देखा। और इंसान के अंदर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उसका अपना दिमाग पैदा करता है। तो ये था शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज का सबसे मोस्ट पॉपुलर ड्रामा प्ले हेमलेट। तो आई होप आपने कहानी एंजॉय की होगी और आपको यहाँ से एक मोरल लेसन भी मिला होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपने ये कहानी गौर से तवज्जो फोकस के साथ सुनी होगी तो बेटा 3 क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। What is Hamlet's tragic flaw? बताइए कौन सा ऐसा ट्रेजिक फेटल फ्लॉ था जिसकी वजह से ये सारी तबाही आई। नंबर 2, why Ophelia went mad? ओफिलिया पागल क्यों हो गई? नंबर 3, why Hamlet delays revenge? आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको हेमलेट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।